हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट फिजिक्स पोर्शन की आंसर की को, जो आपका एग्जाम अभी हुआ है 25 जून 2023 को। ठीक है, इसके हम फिजिक्स की आंसर की आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी बात कि आप इस सेशन को एंड तक देखना, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आज शुरू करते हैं फिजिक्स की आंसर की डिस्कस करते हैं। एचपी टेट जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से अगर क्रीम को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी हमारे पास प्रोसेस यूज होती है। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस याद रखनी है। जो फोर्स होती है, फोर्स तो हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल। देखो, जो भी फोर्स, देखो दो फोर्स होती है हमारे पास। अगर हम कोई सर्कुलर फॉर्म में कोई चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो अंदर की साइड जो लगता है फोर्स, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। टुवर्ड सेंटर हमारे पास रहती है फोर्स सेंट्रीपिटल, और जो बाहर की साइड फोर्स लगती है, जो मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होगी। देखो, जो क्रीम सेपरेट होती है वो बाहर की साइड जाती है, तभी हमारे पास वो सेपरेट होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास होती है क्रीम को सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, प्रोसेस कौन सी होती है जिसको क्रीम सेपरेशन के लिए बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये दोनों चीजें आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंसर सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट बल्ब is connected to 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब इज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चीजें देखनी है, क्या क्या आपको गिवन है। एक आपको बल्ब गिवन है जिसकी पावर कितनी है हमारे पास 100 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है 220। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालोगे। ये बल्ब की चीजें आपको गिवन थी, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना सबसे पहले आपको। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, इसमें हम VI में I की जगह अगर पुट करेंगे वैल्यू, V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास ओम्स लॉ, इट इज V इज इक्वल्स टू IR। I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे V ओवर R। इस वैल्यू के यहाँ पे पुट करना है तो V इंटू V बाय R। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें P और V पता है, हमें R निकालना है, तो हम P और V की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे V स्क्वायर ओवर R विच इज इक्वल्स टू P। ये फॉर्मूला ध्यान से रखना आपको याद। अब इसको हम करते हैं इस साइड में निकालना, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर P। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, R को इधर ले गए, P को इधर ले गए। अब V स्क्वायर मतलब हमारे पास V कितना, वोल्टेज गिवन कितना है 220 इंटू 220, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, डिवाइडेड बाय P इज 100। एक जीरो ये कैंसिल आउट, एक जीरो ये वाली कैंसिल आउट। 22 के अगर मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज 484। रेजिस्टेंस निकाल रहे तो यूनिट क्या रहेगी हमारे पास ओम। क्वेश्चन का भी हाफ पार्ट हुआ है। अब हमने क्या करना है, वोल्टेज सोर्स क्या है हमारे पास जिससे कनेक्टेबल 110 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। अब पावर कंजप्शन बतानी है, बल्ब की पावर कितनी, बल्ब कितना पावर कंजप्ट, कितनी पावर यूज कर रहा है। ठीक है, आपने ये चीज निकालनी है इसमें। तो आपके पास रेजिस्टेंस तो आ गया, फिर से आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इसमें सेम फॉर्मूला लगाओगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। V इस बार क्या यूज करना है आपने, ये वाला, तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय R। रेजिस्टेंस इज 484। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लास्ट क्या था हमारे पास, पावर इज इक्वल टू 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 242, और इसको कट करोगे तो 55।
2 से कट कर रहे हैं दोनों को, इधर भी हमारे पास 55, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 121। अब टेबल देखो 11 के टेबल में दोनों आते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 11, यहाँ पे आएगा 5, फिर से 11 5 जार 55, तो 5 इंटू 5 इज 25 वोट। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 25 वोट हमारे पास चेक करना है। ऑप्शन नंबर डी में आपके पास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पूछ रहा है कि जो ये एरिया है, जो आप ये वाला एरिया निकालोगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमारे पास आप एरिया निकाल रहे हो तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर सिमिलर वे में आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा एरिया के फॉर्म में, तो इट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल क्यों होती हैं शेप में, ठीक है। अब देखो आप जब भी कोई रेन ड्रॉप होगी तो जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की साइड ऐसे फोर्स लगा रही होगी, हर एक साइड से उसको स्फेरिकल शेप में रखने के लिए बाहर से अंदर की साइड ऐसे फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। ये फोर्स कहां से लग रही है? सरफेस से। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? सरफेस टेंशन। जो इस सरफेस वाली फोर्स है, देखो यहां से किसी एक लेंथ पे अंदर की साइड जो फोर्स लग रही होगी उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल अ स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर आप स्टोन फेंक रहे हो, ये किसका पार्ट होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का आपके पास पार्ट होता है। अगर आप स्टोन ऐसे फेंक रहे हो तो ये हमारे पास कुछ ऐसे पाथ रखेगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ इसको बोलेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी या फिर पाथ। ये हमारे पास क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर रेंज। ये हमारे पास होती है इसकी मैक्सिमम हाइट, जिस भी मैक्सिमम हाइट तक हमारे पास स्टोन गया होगा। यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का हमारे पास जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कुछ चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर हम किसी एंगल थीटा पे किसी चीज को फेंक रहे हैं किसी एंगल के साथ, तो हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो हमारे पास होता है 2u sin थीटा ओवर जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने बतानी है मैक्सिमम रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। इस फॉर्मूले में अगर आपने sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना है तो कितना एंगल होना चाहिए? sin 2 थीटा मतलब आपने sin को 1 बनाना है, तो sin 2 थीटा अगर हमारे पास आपने इक्वल टू 1 बनाना है, इसको मैक्सिमाइज करना है आपने इस वाली वैल्यू को, तो आपने sin 2 थीटा 1 बनाना है। तो यहाँ पे थीटा कितना आना चाहिए? 45 डिग्री इंटू 2, तभी तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? sin 90 बनेगा। sin 45 डिग्री इंटू 2 विच इज इक्वल टू sin 90 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया यहाँ से? 45। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट। वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, रेंज कभी भी अगर मैक्सिमम आपने करनी है तो हमारे पास किस एंगल पे होती है रेंज? मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्या वे है, ठीक है। बाकी आपके पास रेंज हमेशा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। सबसे पहले तो आपने देखना है फॉर्मूला आपके पास क्या यूज होगा। फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा R इज इक्वल टू रो एल ओवर A। R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the wire
ए इज द एरिया ऑफ द वायर। आपने क्या करना है इसमें यूज, एक नया रेजिस्टेंस आपने निकालना होगा, तो आर डैश कर लेते हैं इसको यूज। रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये चेंज नहीं होगी आपके पास। लेंथ हमारे पास कितनी हो रही है, आपने इसको मेल्ट किया, फिर से हमने वायर को क्या है, ओरिजिनल लेंथ थी इसकी L, अब हमने लेंथ दे दी उसको L/2 इनटू में A। अगर हम यहाँ पे देखें तो रो L ओवर A की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑलरेडी R है तो R/2। तो जो नया रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, R/2। देखो एक तरीका तो ये है करने का, बट अगर यहाँ पे एक लाइन ओवर ऐड हो जाती कि आपने वॉल्यूम को सेम रखना है, वॉल्यूम शुड बी सेम, अगर वॉल्यूम को सेम रख रहे हो तो इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। इसका ऑप्शन फिर क्या आएगा, यहां पे आपको वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला नहीं था तो इसलिए हम इसको R/2 लिख रहे हैं, बट अगर वॉल्यूम के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन R/4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की इन्होंने कोई बात नहीं करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy weighing 50 kg climbs 45 stairs। एक 50 kg का बॉय है जिसने 45 स्टेयर्स चढ़ी हैं, कितने टाइम में, 9 सेकंड में। इफ ईच स्टेप इज ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर, जो भी स्टेप वो ले रहे हैं तो एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है। देन हाउ मच पावर डिड द बॉय स्पेंड, कितनी पावर उसने स्पेंड करी है। पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी बाय टाइम, और यहाँ पे एनर्जी कौन सी आएगी, यहाँ पे एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा 45, तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, और हाइट कितनी है ये वाली 15। सबसे पहले तो आप ये निकालो 45 इंटू 15 कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है हाइट। 45 स्टेयर थी, टोटल हाइट उसने कितनी चढ़ी है 45 स्टेयर्स है, और एक की हमारे पास क्या है हाइट 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 675 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो 6.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है mgh। मास हमारे पास कितना दिया बॉय का 50, जी को हम यूज कर रहे हैं इजी करने के लिए 10, वैसे 9.8 भी होता है बट हम इसको इजी करने के लिए 10 यूज कर रहे हैं। हाइट हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 6.75, इसको मल्टीप्लाई करके हम तीनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3375। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमने जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3375 डिवाइडेड ओवर 9। ठीक है, जिसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर क्या आएगा 375 वोट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है। सबसे पहले तो आपको इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी इस तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन दिखाई दे रेज या फिर वेव से रिलेटेड, तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, GXUV MR। इसी फॉर्म में आपने इसको याद रखना है, GXUV MR। G स्टैंड फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लास्ट इज रेडियो वेव। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी तो इनकी ज्यादा होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है गामा रेज की, तब ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं किसी भी बॉडी से, या फिर कोई भी मैटर है, मैटर से भी और बॉडी से भी हमारे पास ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर से पास हो सकते हैं। तो इनकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, तो वेवलेंथ हमारे पास इनकी लीस्ट है, वेवलेंथ हमारी इनकी लीस्ट और फ्रीक्वेंसी इनकी है मैक्सिमम। और इधर ऑर्डर जब चलता है तो
जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है और वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। और इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। तो लीस्ट तो हमारे पास किसकी होगी, गामा की होगी। तो गामा आपके पास ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपने पूरा ही पैटर्न याद रखना है याद करने के लिए, GXUV-MR। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गामा रेज की, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, लीस्ट। क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा है आपको, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछते तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी होने वाली थी, लास्ट से फिर आपको चेक करना पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, ये आपने डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये भी सिंपल है। डेंसिटी पूछिए वाटर की मैक्सिमम किस वाले टेम्परेचर पे होती है, तो आपका ये टेम्परेचर होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डेंसिटी हमारी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर, दो प्लेन मिरर है फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with each other, then number of images found by an object lying between them। ठीक है, दो हमारे पास मिरर है, इनको हमने कितने एंगल पे रखा हुआ है, एक दूसरे से 30 डिग्री पे रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इमेजेस का आपने याद रखना है। तो n इज इक्वल टू 360 यहाँ पे फिक्स रहेगा, थीटा आपको कौन सा गिवन है 30 डिग्री माइनस 1, इसको डिवाइड करोगे तो 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11 इमेजेस। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर, वेवलेंथ को अलग से लिख लो, 0.3 मीटर प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास गिवन है यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड। विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी, आपने वेव बतानी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको वेवलेंथ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, v ओवर लैम्डा। v कितना आपको गिवन है, इट इज 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.3, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, 3 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1000, जिसको हम लिख सकते हैं 1 किलो हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, जो ये रेंज होती है हमारे पास कौन सी रेंज होती है, ऑडिबल वेव वाली, ये होती है ऑडिबल रेंज या फिर ऑडिबल वेव बोलेंगे अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे भी जो हमारे पास लीस्ट होगी, जो इससे कम होगी, इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और जो इसके बाद होगी उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सोल्व करके क्या है वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज। तो कौन सी रेंज में पड़ रहा है, 20 और 20,000 के बीच में पड़ेगा 1000। ठीक है, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑडिबल वेव। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट, ऑडिबल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। अर्थ की कौन सी एटमोस्फेयर की लेयर है जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका ऑप्शन आपके पास रहेगा आइनोस्फेयर, इसको आपने याद करना है, आइनोस्फेयर रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर
कन्वर्ट्स, ऑप्शन देखो, लो वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट लो करंट इनटू हाई वोल्टेज एट हाई करंट। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज को, जो देखो स्टेप अप अगर लिखा हुआ है तो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो दो ऑप्शन आपने ऐसे देखने जिसमें लो से हाई हो रहा हो, लो वोल्टेज स्टार्टिंग में और हाई वोल्टेज में कन्वर्टर, तो ऑप्शन या तो ए करेक्ट होगा या फिर हमारे पास डी करेक्ट होगा। तो दो ऑप्शन तो आपने पहले ही निकाल दिए, ऑप्शन नंबर सी एंड बी, इनको तो आपने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है। अब आपने ध्यान देना है यहाँ पे लो वोल्टेज एट लो करंट इंटू हाई वोल्टेज इंटू हाई करंट। ध्यान रखना लो वोल्टेज के साथ हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हाई करंट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें लो लिखा है तो हाई लिखना था आपने इसमें। तो लो वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, ये कंडीशन होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, जो आपने याद रखनी है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, आपने बताना है न्यूटन सेकंड जो आपके पास यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इसको न्यूटन सेकंड को। अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का सेकंड वे लिखने का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में एस, सेकंड तो ऑलरेडी था साथ में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया केजी मीटर ओवर सेकंड। अब ऑप्शन चेक करना है हमने, तो केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो रहा है, केजी मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, बस आपने चेंज करना था। आपने क्या करना था, न्यूटन की जो वैल्यू होती है एक्चुअल उसको पुट कर देना है इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी। पहले तो जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर, ये तो जी की वैल्यू हो गई। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, बट हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। किसी भी चीज को अगर अगेंस्ट करोगे तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आने वाला है ऑप्शन आएगा सी। पर आपने ध्यान रखना है, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई चीज हो रही है तो वो नेगेटिव है, अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो अभी के लिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेगी, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी। अगर कोई भी चीज आप ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे आएगी बाद में, ठीक है, तो ग्रेविटी उसको नीचे लेके आना चाहती है, तो ये नेगेटिव आएगा इसका ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, सबसे पहले आपको फिर से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है। रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं पहले यहां से, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। रेजिस्टेंस होता है ओम, जो आर है यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है ओम, साथ में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर से मीटर गया तो हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या बन गई है, ओम मीटर। बट पूछा आपको क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल, तो 1 ओवर रो। तो इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन ओम मीटर। क्या ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नहीं। तो आपको ओम को भी उल्टा करना है, जब ओम का रिवर्स करोगे तो उसको बोलते हैं सीमेंस, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। अब ऑप्शन बना, अब बन गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी बन गया, सीमेंस पर मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। एक चीज में ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास क्या होता है, यूनिट टेस्ला, और साथ में क्या लगा हुआ है, एरिया, तो मीटर स्क्वायर। या तो आपको ये वाली यूनिट दिखनी चाहिए थी ऑप्शन में, टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं दिख रहा कहीं भी, ठीक है, तो ये वाली यूनिट हम नहीं यूज करेंगे। इसकी जो सेकंड यूनिट होती है वो हमारे पास होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्ट ऐसा यूनिट होती है उसको वेबर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन बन रहा होता टेस्ला मीटर स्क्वायर तो ये भी करेक्ट हो जाता, ठीक है, पर है नहीं, यहाँ पे टेस्ला पर मीटर स्क्वायर है। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है, इसको भी नहीं करना। वैसे तो आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वेबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय, ऑक्सीजन तो वैसे ही गलत लग रहा है, आयनाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से आपने चेक करना है, फिजन और फ्यूजन, इनमें कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है सन के ऊपर ज्यादातर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में फ्यूज होने के बाद हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीलियम की न्यूक्लियाई में, और प्लस ये क्या करेंगे यहाँ पे, एनर्जी रिलीज। ये चीज आपने याद रखनी है। तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो हमारे पास 2 छोटी छोटी जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई होंगी वो आपस में फ्यूज होके एक हीलियम की न्यूक्लियाई बनाएंगे बड़ी। हीलियम न्यूक्लियाई कैसे होती है, 4He2, और प्लस एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। लेंथ हम क्या कर रहे हैं, हाफ, तो नई लेंथ हमारे पास आएगी हाफ, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, T डैश इज इक्वल टू 2 पाई, नई लेंथ हमारे पास L बाय 2 है और साथ में जी तो ऑलरेडी रहेगा वहीं पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 और साथ में 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, हमारे पास जो ऑलरेडी फॉर्मूला था, हमने 1/√2 बाहर ले लिया यहाँ पे अलग से। ये तो हमारे पास क्या है, इनिशियली हमने जो वैल्यू मानी थी यहाँ पे फॉर्मूले में, तो T डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 इंटू T। तो जो पहला टाइम पीरियड था उसको कितना हो गया, वो डिक्रीज कर गया है, कितने फैक्टर से, बाय फैक्टर ऑफ √2। तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अगर ये √2 वैल्यू ऊपर आती तो ये इंक्रीज वाला हो जाता ऑप्शन ना, पर ये नीचे वैल्यू है तो डिक्रीज कर रही है √2 से, जो पहला टाइम पीरियड था वो √2 टाइम डिक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, अब एनर्जी का क्वेश्चन आ गया आपके पास। सबसे पहले एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है वेवलेंथ के टर्म में, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गई यहाँ पे, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। एक चीज आपने सुनी होगी विबग्योर, अब विबग्योर के अकॉर्डिंग करना है आपने इस क्वेश्चन को। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, विबग्योर में वॉयलेट की वेवलेंथ हमारे पास मिनिमम होती है, उसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है उसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम, और जिसकी वेवलेंथ हमारे पास मिनिमम उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब इस रेंज में देखो, इसने पूछा किसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी इधर से शुरू होगी, मतलब इधर से डिक्रीज हो रही है, पर वॉयलेट अगर देखो उसमें वॉयलेट आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है, इंडिगो भी नहीं है, नेक्स्ट इज ब्लू, तो ब्लू तो आपके पास ऑप्शन में है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर मिनिमम एनर्जी पूछते तो हमारे पास ऑप्शन होता रेड कलर या फिर रेड लाइट, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट होता। फिर अभी के लिए आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्लू लाइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनेमोमीटर। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, विंड स्पीड के लिए इसको यूज करते हैं, विंड स्पीड या फिर विंड वेलोसिटी भी बोलते हैं, ये आपने याद करना है, एनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, when a ray of light enters from one medium to another its wavelength remains same, frequency remains same, frequency increases, none of these। इसका भी आपने ध्यान रखना है, वेवलेंथ मतलब कलर तो लाइट का चेंज हो जाता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ये इसकी चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, नन ऑफ दिस तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपका बी करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ, जो एयर बबल होता है किसी भी लिक्विड में वो किस तरह से बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस किस तरह का लेंस होता है, ये होता है डाइवर्जिंग,
कुछ इस तरह का ये बिहेव करता है अगर हमारे पास कोई एयर बबल ट्रैप है वाटर के अंदर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे इस पे रेज आएंगी उसको डाइवर्ज कर देता है। मतलब लाइट आपने देखा होगा, अगर पानी पे लाइट आप डाल रहे हो तो वो फैल जाती है दीवार पे, ठीक है। किसी वॉल, अगर वॉल है कंटेनर के पीछे तो उस पे वो फैल जाती है, तो क्योंकि वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ऐसे फैल जा रही है। कन्वर्ज क्या होता है, एक पॉइंट पे ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में डाइवर्ज हो रही है, तो हमारे पास कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल, प्रेशर हमने डबल कर दिया, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी बतानी है आपने साउंड की कितनी हो जाएगी अगर हम प्रेशर को डबल कर देते हैं। पहली चीज तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो सेम रहने वाली है। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर की जगह टेम्परेचर को हमने डबल किया होता, टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, तो जो स्पीड थी साउंड की वो बढ़ जाती, क्योंकि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है स्पीड, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, ऐसे डिपेंड करती है। या फिर एक फैक्टर और होता है, पर डिग्री सेल्सियस अगर राइज करें तो कितना स्पीड बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकंड। ये फैक्टर आपने याद रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने पे 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। ये आपने फैक्टर याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट अंडर रूट में है, ठीक है, तो थोड़ा कम बढ़ती है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, डबल होने पे ऑलमोस्ट डबल हो जाती, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती। फिर मतलब इसके अकॉर्डिंग करना अगर आपने, तो आपने ये फैक्टर यूज करना है, बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग। सबसे पहले तो आप ये सुन लो कि क्या होता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। जो डिफेक्ट का नाम है इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरपिया, ऐसे करके बोल देते हैं इसको, मैट को भी हटा देते हैं बीच में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 नैनोमीटर इक्वल। 1 नैनोमीटर बताना है आपने, ठीक है। पहले तो आपको 1 नैनोमीटर पता होना चाहिए मीटर में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। अगर मीटर में आपके ऑप्शंस होते तो आप इसको इजीली कर सकते थे। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 10 टू द पावर -8 है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। बट आपके ऑप्शंस किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 1 मीटर की वैल्यू पुट करोगे। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। अब कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज। इसका रीजन होने वाला है रिफ्रैक्शन। आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे होंगे, फिश वाले भी देखे होंगे, फिर कॉइन वाला देखा होगा। मान लेते हैं कि एक कॉइन पड़ा है यहाँ पे ना, एक कंटेनर है जो पानी से भरा हुआ है। ये क्या है इसकी, अगर इस पॉइंट से आप देख रहे हो उसको, ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है। ये है इसकी एक्चुअल डेप्थ कि एक्चुअली हमारे पास ये इतना नीचे है, पर ये आपको थोड़ा ऊपर दिखता है। मान लेते हैं कि ये है एक्चुअल यहाँ पे, बट ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये इसकी क्या हुई, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हुई है इसकी रियल डेप्थ। सॉरी, ये हो गई इसकी अपरेंट डेप्थ। और ये एग्जाम्पल किसका होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसमें सेम फिश वाला एग्जाम्पल भी आता है, अभी मैंने कॉइन के एग्जाम्पल से आपको समझाया। फिर आप देखो जो भी, अगर आप पेंसिल वगैरह मतलब पानी में अगर डिप करोगे तो आपको पेंसिल थोड़ी टिल्टेड दिखाई देती है कि वो टूटी हुई है शायद, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, रिफ्रैक्शन का होता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ए, रिफ्रैक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन रेनी डेज बिकॉज साउंड ट्रेवल्स स्लोली इन मॉइस्ट एयर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, moist air does not absorb sound, moist air absorbs sound। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है आपके पास ऑप्शन नंबर बी होएगा। जब भी हमारे पास मॉइस्ट एयर होगी, मतलब अगर आपके पास लिक्विड ड्रॉप्स एयर में प्रेजेंट होगी तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। स्पीड ऑफ साउंड विल बी फास्टर इन मॉइस्ट भी कह सकते हो या फिर रेनी भी कह सकते हो, तो ये आपने ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी में भी हमारे पास साउंड बढ़ जाती है क्योंकि मॉइस्ट हो जाती है एयर। ड्राई डे, जो ड्राई एयर डे होंगे उसमें हमारे पास कम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको क्या होता है, जो आपको साउंड बार बार सुनाई दे वो इको होना होता है, ठीक है। जो अगर सिंगल रूम कोई खाली पड़ा हुआ है जिसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें भी हमारे पास साउंड क्या करती है, इको करती है। फिर हमारे पास डिस्टेंस, या फिर आपने माउंटेन्स पे देखा होगा, माउंटेन्स पे भी साउंड क्या करती है, इको करती है, ठीक है। तो इसका जो अपने पास ऑप्शन होने वाला है करेक्ट, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है 17.2 मीटर। आपके एग्जाम में ये ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, ये मीटर की जगह क्या लिखा हुआ है आपके ऑप्शंस में, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसको भी आपने करेक्ट याद रखना है। ये सेंटीमीटर नहीं होता है, मीटर होता है। सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो गई डिस्टेंस के लिए इको के केस में। तो इको में हमारे पास 17.2 मीटर होता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, जहां तक आपको इको सुनाई दे सकती है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।